प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत आपका। अपन बात कर रहे हैं रेट लेवल सेकंड की। विषय है एसएसटी और आज का जो टॉपिक है ये है मुगल प्रशासन। इसके महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनके बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में अवबाब का अर्थ है। तो अवबाब का क्या अर्थ है साहब? धार्मिक कर। 2 नंबर पे देखें आप, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पवित्र संतों, खास तौर से सूफी संतों के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है ये कौन सा है? तो 2 नंबर का है ओलिया। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का प्रश्न है जिल अल अल्लाह का अर्थ है तो है पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिमान। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में करोड़ी क्या था? यह है भू राजस्व अधिकारी। 5 नंबर में देखिए धार्मिक उत्सव का प्रबंध करने वाला अधिकारी कौन होता था? मीरे तोजक। नेक्स्ट है अकबर के किस सिद्धांत के आधार पर प्रांतीय व्यवस्था का गठन किया गया था? तो ये है 6 नंबर का जो प्रश्न है ये आपका हो गया पारस्परिक नियंत्रण और शक्ति संतुलन के आधार पर किया गया था। अब देखेंगे आपका प्रश्न है 7 का। तो 7वें नंबर पे आप प्रश्न देखेंगे, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में वकील को सर्वाधिक प्रधानता प्राप्त हुई थी? तो अकबर के काल में। 8 नंबर का प्रश्न, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में से किसे अमीर वर्ग का प्रमुख माना गया था? तो अमीर वर्ग का प्रमुख है ये माना गया था मीर बख्शी को। 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी इस्लाम कानूनों का संरक्षक और उलेमाओं का प्रमुख प्रतिनिधि या प्रवक्ता होता था? तो 9 नंबर में आपका है सद्र उस सुदूर। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी महालेखा परीक्षक था? तो कौन सा अधिकारी था? मुस्तफी। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, अवरोही क्रम में दिए मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक उप प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? 11 के अंदर हो जाएगा 3 सूबा सरकार और परगना। अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो किसने किया था? अकबर ने किया था। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, अपने शासन के अंतिम दिनों में अकबर ने दक्कन के 3 प्रांतों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? बिदर नहीं है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, जहांगीर के शासनकाल में नवीन प्रांत कौन सा गठन किया गया था? तो उड़ीसा गठन किया गया था। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण और शक्ति संतुलन संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो सूबेदार पर नियंत्रण कौन रखता था? दीवान रखता था। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन अधिकारियों द्वारा शेरशाह सूरी के शासन काल में परगना प्रशासन की देखभाल की जाती थी? तो कौन करता था? ये करता था सिकदार व मुंसिफ करता था। अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न, शाहजहाँ ने मनसबदारी व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण संशोधन किए थे? तो शाहजहाँ ने मनसबदारी व्यवस्था में जो संशोधन किए थे वो ये थे, प्रत्येक अमीर द्वारा आवश्यक रूप से रखे जाने वाले संवारों की संख्या बहुत कम कर दी गई। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, मुगल सम्राटों ने जागीरदारी व्यवस्था के स्पष्ट परिणामों से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया था? तो कौन सा उपाय नहीं किया था? ये क्या था? जमादामी के माध्यम से जागीर का बहुत कड़ा तथा स्पष्ट हिसाब रखा जाता था।
19 नंबर का प्रश्न, मनसबदारों द्वारा गठित सेना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के सैनिक नहीं होते थे? तो किस श्रेणी के सैनिक नहीं होते थे? तो इसके अंदर तोपची नहीं होते मनसबदारों में। अब देखिए, मुगल सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, ये कौन सा था? तो अश्वरोही है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के काल में मुगल सेना का तोपखाना सर्वाधिक शक्तिशाली और विशाल था? तो किसके काल में था? औरंगजेब के काल में था। 22 नंबर का प्रश्न है, जहांगीर कोमलता तथा क्रूरता, न्यायप्रियता, न्याय शैथिल्य, शिष्टता, बर्बरता, बुद्धिमत्ता तथा अपरिपक्वता का प्रबल समर्थक था। यह है कथन निम्न में से किसका है? तो 22 नंबर में आपका है, ये है V.A. स्मिथ का है, यानी विसेंट ऑर्थर स्मिथ का है। अब देखिए 23 नंबर का आपका प्रश्न है, इसमें देखिए अहदी वे सैनिक होते थे जिन्हें उन्हें वीरता, योग्यता, निष्ठा, कुलीनता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। अन्य सामान्य सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक सम्मान और वेतन दिया जाता था। केंद्र सरकार द्वारा सीधे चुने जाते थे, यानी उपयुक्त क्या है? सभी है 23 नंबर में। अब देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, मुगल 24 नंबर के प्रश्न में मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? तो कौन होता था? मीर-ए-बहर होता था। 25 नंबर में देखिए आप, ग्रामों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी होता था? तो कौन था? मुकदम। देखिए भी 26 नंबर का प्रश्न, तकनीकी रूप से मनसब व्यवस्था में मनसब का तात्पर्य पद या श्रेणी है, इसका प्रारंभ किसने किया था? तो 26 नंबर का आपका प्रश्न है, ये प्रारंभ किसने किया था? चंगेज खान ने प्रारंभ किया था। 27 नंबर के प्रश्न में देखिए, मुगलों के समय की सैनिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः किस प्रथा पर आधारित है? तो कौन सी प्रथा के ऊपर आधारित है? यह है मनसबदारी प्रथा पर आधारित है। 28 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन सरकारी कुलीन अधिकारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मनसबदार के नाम से जाना जाता है। निम्न में से सुमेलित युग्म है, तो निम्न में से सुमेलित जो युग्म है ये उपयुक्त सभी है, यानी अमीर उल उमरा 2500 से अधिक जात है, यह मनसबदार की पद और वेतन को निश्चित करता है। और सवार है, ये है मनसबदार द्वारा रखे हुए सैनिकों की संख्या। तो ये उपयुक्त कथन है, सारे सत्य हैं। अब देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न, अकबर भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है साहब? अकबर को माना जाता है। 31 नंबर का प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा मनसबदारी की श्रेणियां विभक्त की गई थी 66 भागों में। अब देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न, मनसबदारी प्रथा में सबसे ऊंची सैनिक उपाधि होती थी। मनसबदारी व्यवस्था में सबसे ऊंची जो उपाधि है ये पूछ रखी है, तो खाने जमा और खाने जहां दोनों ही हुआ करती थी। 33 नंबर का प्रश्न है, शासक तथा मनसबदारी प्रथा को सुमेलित करना है आपको। शासक और मनसबदारी व्यवस्था को सुमेलित करना है। तो अकबर ने, पता आपको, अकबर ने जागीरदारी प्रथा चलाई थी। जहांगीर ने जो है दुअस्पा सियस्पा चलाए थे, यानी उपयुक्त सभी है। तो 33 में आपका 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। 34 नंबर का प्रश्न, शाहजहां द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में लागू की गई नवीन प्रणाली क्या थी? तो थी मासिक कमान। 35 नंबर का प्रश्न, किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक मनसबदार थे? तो किसके काल में थे? औरंगजेब के काल में थे। अब देखिए
36 नंबर का प्रश्न, मुगल शासकों के न्याय की विशिष्टता थी, तो 36 नंबर में आ जाएगा निष्पक्षता। 37 में देखिए, अकबर द्वारा नियुक्त किस अधिकारी द्वारा लोगों हेतु न्याय की फरियाद सम्राट तक पहुंचाई जाती थी, तो वो कौन अधिकारी होता था जो लोगों की न्याय सम्राट तक पहुंच जाता था, तो है मीर फर्ज। कौन होता था? मीर फर्ज। अब देखिए 38 नंबर का प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए आगरा के शाह बुर्ज पर 50 घंटियां लगाई और 30 गज की एक जंजीर लगवाई, तो 38 नंबर में किसने है और किसने लगवाया था? जहांगीर ने लगवाया था, न्यायप्रिय शासक था। 39 नंबर का प्रश्न, मुगल शासन काल में अपराधों के लिए कितने प्रकार के दंड हैं, इसका उल्लेख किया गया है। तो अपराधों के लिए कितने प्रकार का जो दंड है ये उल्लेखित किया गया है, तो कितने प्रकार का दंड उल्लेखित किया गया है? 4 प्रकार का दंड है, यह उल्लेखित किया गया है। अब देखिए 40 नंबर में, मुगल काल में न्याय विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था? काजी उल कुजात था। 41 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में सबसे भ्रष्ट विभाग माना जाता था, तो कौन माना जाता था? न्याय विभाग माना जाता था। अब देखिए 41 नंबर का प्रश्न, वह मुगल अधिकारी जिसके कार्य विधि शास्त्र के प्रश्नों का अध्ययन करना व न्यायिक मामलों को काजी के सम्मुख रखता था, तो कौन था ऐसा अधिकारी? सूबाए काजी। सूबाए काजी। अब देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, मुगल काल में सूबे की सर्वोच्च अदालत होती थी, तो ये कौन होती थी? प्रांतीय अदालत होती थी। अब देखेंगे 44 नंबर का प्रश्न है, उस अधिकारी का नाम बताइए जो धर्म विभाग का अध्यक्ष था, जो जनता के नैतिक आचरण की देखरेख करता था। ज्ञातव्य है कि इनकी नियुक्ति औरंगजेब द्वारा की गई हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को विध्वंस करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो आपका है 44 नंबर का प्रश्न, इसके अंदर एक है मुहतसिब। 45 नंबर का प्रश्न है, ये है, मंसूर जारी करने का एकमात्र विशेषाधिकार था, ये किसे प्राप्त था? तो किसे प्राप्त था? खान को प्राप्त था। अब देखिए 46 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन का सही आरंभ किसके काल में माना जाता है? तो 46 नंबर का प्रश्न है, इसके अंदर है अकबर। अब देखेंगे 47 नंबर का प्रश्न, अकबर ने अपने शासनकाल के 18 वर्ष 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वसूल करने वाले प्रगणों में एक आमिल की नियुक्ति की, जिसे क्या कहा जाता था? किसे कहा जाता था? करोड़ी। अब देखिए 48 नंबर का प्रश्न, तो 48 में, शासन शाहजहाँ के काल में परगना व सरकारों के बीच की इकाई कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? चकला कहलाती थी। अब देखिए 49 नंबर का प्रश्न, मुगल साम्राज्य में जिले क्या कहलाते थे? तो मुगल साम्राज्य में जिले क्या कहलाते थे? सरकार कहलाते थे। अब देखिए 50 नंबर का प्रश्न, भूमि संबंधी नियमों के लिए सजीव शब्दकोश का प्रयोग किस अधिकारी के लिए किया जाता था? तो किस अधिकारी के लिए किया जाता था? ये था कानूनगो। 51 नंबर का प्रश्न है, गांव और शासन के बीच की कड़ी कार्य करने वाला ग्राम प्रधान किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? मुकदम खुद चौधरी, यानी उपयुक्त सभी के नामों से जाना जाता था। 52 नंबर का प्रश्न है, मुगल सेना का सर्वश्रेष्ठ विभाग जो कि मीर आतिश के अधीन था, तो कौन है? यह आपका तोपखाना। 53 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्नलिखित में से मुगल सेना का सबसे कमजोर भाग कौन सा था? तो कौन सा था? नौसेना था। अब देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, किस काल में दीवान शब्द का प्रयोग वजीर विभाग के लिए किया जाता था? तो दीवान शब्द का प्रयोग है
ये किसके लिए किया जाता था? सल्तनत काल के लिए किया जाता था। 55 नंबर का आपका प्रश्न है, अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में दीवान के पद का सृजन किया गया तथा 1582 में किसको शाही दीवान है ये बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? टोडरमल को बनाया गया था। 56 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, औरंगजेब ने 1676 में अपना मुख्य दीवान किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? असद खान को नियुक्त किया था। 57 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था, इसे कहते थे? तो मीर बख्शी को कहते थे पे मास्टर जनरल। 58 नंबर का प्रश्न है, सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहलाता था, तो क्या कहलाता था? वाकिया नवीश कहलाता था। अब देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, धार्मिक एवं न्यायिक मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? तो धार्मिक एवं न्यायिक मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? सदरुस सुदूर कहलाता था। अब देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, मीर बहर नौसेना प्रमुख होता था, इसका काम क्या था मीर बहर का? तो तटीय चुंगी कर लेना, नाव लदान कर की व्यवस्था करना, पुलों के निर्माण की व्यवस्था करना, ये सारे काम किसके होते थे? नौसेना अधिकारी के होते थे। अब 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मीर ए सामा है, इसका गठन है किसने किया था? पद का गठन, तो मीर ए सामा का गठन हुमायूं ने किया। 62 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन राजत्व सिद्धांत का विकास अकबर के समय हुआ, बताइए राजत्व सिद्धांत का सैद्धांतिक आधार किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? अबुल फजल ने तैयार। अब देखिए 63 नंबर का प्रश्न, मुगल प्रशासन में वकील का शाब्दिक अर्थ निम्न में से किसे माना गया है? तो 63 नंबर में है प्रतिनिधि को माना गया है। अब देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब के उस वजीर का नाम बताइए जो 31 वर्षों तक लगातार इस पद पर बना रहा। तो इस पद पर बना रहा वो कौन था? वजीर के पद पर बना रहने वाला असद खान। अब देखिए 64 के बाद में 65 नंबर का प्रश्न है, ये है, मुगल शासक किस दिन न्याय के लिए बैठते थे? मुगल शासक किस दिन न्याय के लिए बैठते थे? तो बुधवार के दिन न्याय के लिए बैठते थे। अब देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, सिपह सलार प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधि व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसकी नीति बादशाह के जिस आज्ञा पत्र के आधार पर होती थी उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं फरमान ए साबती। 67 नंबर का प्रश्न है, मुगल प्रशासन में गांव को क्या कहा जाता है? तो गांव को क्या कहा जाता है? मावदा। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मुगल काल में कारखानों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की गई, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मीर ए सामा। अब 69 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, विदेशी यात्री मोन्सोरेट ने मुगल घुड़सवार सेना को किस नाम से संबोधित किया था? तो किस नाम से संबोधित किया था? सेना का पुत्र। 70 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें देखिए, मुगल काल में पैदल सैनिकों को निम्न नाम से जाना जाता था, ये इसे क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? प्यादा या पायक। 71 नंबर का प्रश्न है, उस प्रथम मुस्लिम शासक का नाम बताइए जिसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये कौन है? 71 नंबर में बाबर। अब देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने नौसेना के प्रबंध हेतु एक पृथक विभाग नबाड़ा की स्थापना की थी, इसका अध्यक्ष कौन था? तो 72 नंबर में आपका हो जाएगा नबाड़ा का अध्यक्ष है, ये कौन था? मीर बहर। अब 73 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए भी, मुगल
काल में भारी तोपों वाले विभाग को जिंसी कहा जाता था, बताइए हल्की तोपों वाला विभाग है ये किस नाम से जाना जाता था? दस्ती तोप। आंसर हो गया दस्ती तोप। अब देखिए चौथा नंबर का, गाजी खा, शेरदार, फतेह लश्कर, जहां कुसा शब्द किसके प्रतीक हैं? तो ये आपके हैं, तो चौथा नंबर हो जाएंगे मुगल काल की भारी तोपों के नाम है। अब देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, ये आपको देखना है, सत्य युगम आपको छांटना है, तो इसके अंदर सारे के सारे युगम सही हैं। एक बार युगम देख लेते हैं। फतेह रहब औरंगजेब की सबसे बड़ी तोप, गजे सवाई औरंगजेब की तोपों की सज्जित जलपोत था। ये गजे सवाई जलपोत था। गजनाल हाथी पर ले जाने वाले हल्की व छोटी तोपें होती थी। तो उपयुक्त सही है इसके अंदर कथन सारे के सारे। अब देखिए 76 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है वो आपको देखना है, तो इसके अंदर भी सारे के सारे कथन सही हैं। नरनाल है, ये सैनिकों द्वारा पीठ पर ले जाए जाने वाली तोप होती थी। सुतुरनाल ऊंट पर ले जाने वाली तोप होती थी। अरबी पहिए द्वारा वाहनों पर लदी हुई बंदूकें होती थी, यानी ये सही कथन हैं सारे के सारे। अब देखिए 77 नंबर का प्रश्न, मनसब किस भाषा का शब्द है? तो मनसब है फारसी भाषा का शब्द। 78 नंबर का प्रश्न, अकबर ने जात व्यवस्था की, अकबर ने जात व्यवस्था की शुरुआत है ये की थी, तो जात व्यवस्था की शुरुआत है ये 1577 ईस्वी में की थी। अब देखेंगे उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसके समय में मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची। स्थिति को बोजागिरी के नाम से जाना जाता है, तो ये आ जाएगा औरंगजेब के समय में। 80 नंबर का प्रश्न देखिए, मनसबदारों को जब नगद वेतन के बदले किसी भूभाग का राजस्व आवंटित किया जाता था तो वह उसकी जागीर या तियूल कही जाती थी। बताइए जागीर प्राप्तकर्ता को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? जागीरदार और तियूलदार, ये दोनों शब्द प्रयुक्त होते थे। 81 नंबर का प्रश्न, जागीरदारी व्यवस्था की नींव अकबर के काल में पड़ी, बताइए इसका विकास किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में हुआ था। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य युगम है, तो निम्नलिखित में से सत्य युगम है ये आपको देखना है। तो आपका 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे, एक बार दोबारा पढ़ते हैं 82 नंबर को। सत्य युगम, मशरूत जागीर क्या है? यह जागीर किसी व्यक्ति को किसी विशेष शर्त पर दी जाती है, सही कथन। वतन जागीर, यह मनसबदार को उसके अधिराज्य अथवा अधिकार क्षेत्र का भू राजस्व आवंटन करने के समय प्रदान की जाती थी, ठीक है। अलतमगा जागीर, यह सर्वप्रथम जहांगीर के काल में प्रदान की गई थी और किसी विशेष अनुग्रह प्राप्त परिवार को दी जाती थी, तो यानी उपयुक्त क्या है? सही है। 83 नंबर का प्रश्न देखिए, एम्मा जागीर की शुरुआत किसने की थी? तो एम्मा जागीर की शुरुआत है ये किसने की थी? जहांगीर ने एम्मा जागीर की क्या करी थी साहब? शुरुआत की थी। 84 नंबर का प्रश्न है, ऐसी जागीर भूमि को अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर दी जाती थी को कहा जाता था, तो 84 नंबर में क्या कहा जाता था? महाल ए पे बाकी, ये आरक्षित भूमि होती थी। अब देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, जागीर की अनुमानित आय को जमा कहा जाता था, बताइए जागीर की वास्तविक आय किस नाम से जानी जाती थी? तो जागीर की वास्तविक आय है ये हाल ए हासिल के नाम से जानी जाती थी। हाल ए हासिल के नाम से वास्तविक आय को जाना जाता था। 86 नंबर का प्रश्न है, मुगलों की सेना के मुख्य अंग कितने थे? तो मुगल सेना के मुख्य अंग हैं ये कितने थे? 5 थे। अब देखेंगे
मुगलों की घुड़सवारी सेना के कितने भाग थे? तो मुगलों की घुड़सवारी सेना के कितने भाग थे? आपके 6 भाग थे। कितने भाग? 6 भाग, यानी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3। तो ये अपन बात कर रहे थे मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था। आने वाले कक्षा के अंदर अपन मुगलों का एक और टॉपिक नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।